हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पंकज कुमार यादव और आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल T20 बैंकिंग में। तो आज हम इस क्लास में पर्टिकुलरली इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बैंकिंग सेक्टर में रीजनिंग के साइड का चैप्टर का। रीजनिंग में एक चैप्टर होता है जिसका नाम है इनइक्वालिटी। उस इनइक्वालिटी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारे बैंकिंग सेक्टर में जो हमारा इनइक्वालिटी आता है वो मेनली दो प्रकार से आता है। एक आता है सबसे पहले आपका प्री पे आता है और एक मेंस में आता है। तो जो प्री में आता है वो इक्वेशन बेस्ड आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है, और मेंस में आपका कोडेड बेस्ड आता है। तो जो प्री में भी इक्वेशन बेस्ड आता है वो इक्वेशन बेस्ड जो रहता है वो डायरेक्ट आता है और एक प्रकार से रिवर्स आता है। मेंस में जो कोडेड बेस्ड होता है वो भी डायरेक्ट होता है और एक प्रकार से रिवर्स होता है। तो ये जो पर्टिकुलरली सेक्शंस है वो इतने सेक्शंस आपके आते हैं इनइक्वालिटी में, बैंकिंग के पेपर में। अब देखिए, जो हमारा ये आ रहा है डायरेक्ट आ रहा है प्लस रिवर्स आ रहा है। तो रिवर्स में जैसे बात ये होता है कि डायरेक्ट में हमारा दिया रहता है कि स्टेटमेंट दिया है, कंक्लूजन दिया है। रिवर्स में हमारा कंक्लूजन देता है और स्टेटमेंट दिया रहता है और पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर कंक्लूजन में से कौन से स्टेटमेंट से फॉलो करेंगे। ऐसे होता है। मेंस में भी कोडेड फॉर्म में भी सेम वही पार्ट होता है। तो बात ये होती है कि क्वेश्चन चाहे जिस प्रकार से भी दिया हो, अगर हमारा बेस क्लियर है, किसी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर है, अगर उसका कोई हम लोग का बेस क्लियर है तो हम लोग को किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस करने में कोई भी दिक्कत नहीं होता है। तो जो हमारा इनइक्वालिटी होता है, इनइक्वालिटी में सबसे मेन इंपॉर्टेंट होते हैं सिंबल्स, जो कि सिंबल्स होते हैं हमारे ग्रेटर देन एक सिंबल्स होता है, स्मॉलर देन एक सिंबल होता है, इक्वल्स टू एक सिंबल होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक सिंबल होता है, स्मॉलर देन इक्वल्स टू भी एक सिंबल होता है, और एक सिंबल होता है हमारा नॉट इक्वल्स टू। जनरली नॉट इक्वल्स टू इतना मतलब देखा नहीं जाता है, लेकिन अगर हम किसी भी चीज को अगर डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसको हम लोगों को हर एक चीज के हर एक चैप्टर के हर एक चीज का पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका बेसिक इंफॉर्मेशन इनइक्वालिटी चैप्टर के बारे में। अब आते हैं हम लोग बेसिक के तरफ, बेस के तरफ, कि हमारे इनइक्वालिटी में बेस किस प्रकार का होता है। तो जो हमारे इनइक्वालिटी में बेस होता है वो बेस सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारा सेम साइड साइन से, जो कि हमारा यहाँ पे मैंने पहले से ही लिखा हुआ है। सेम साइड में जैसे कि मैंने इतने सारे साइंस और सिंबल्स आप लोग को बताए कि यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहला बेस हम लोग का इनइक्वालिटी में ये होता है कि देखिए, इनइक्वालिटी में सिंबल्स यूज करने का सबसे पहला तरीका ये होता है कि अगर सेम साइड साइन है, जैसे ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू, अगर ये किसी भी इक्वेशन में सेम साइड साइन तीनों चीज दिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू, तो हम लोग मतलब हर बार हम लोग ग्रेटर देन को चूज करेंगे। कैसे चूज करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि ये दिया हुआ है ए ग्रेटर देन बी, और ये हम लोग का दिया हुआ है बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी और सी इक्वल्स टू डी। तो यहां पे देखिए, कई बार आप लोग को बताया गया होगा कि ये गेट खुला है, ये गेट खुला है, ये गेट खुला है, तो वो आपका शॉर्टकट तरीका होता है। रीजनिंग में सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कि हर एक चीज के पीछे रीजन जाना चाहिए, तभी समझ में आता है कि हम रीजनिंग किस लिए पढ़ रहे हैं। तो देखिए, इसको अगर डिटेली अगर किया जाएगा और मान लीजिए इसका कंक्लूजन अगर दिया हुआ हो, मान लीजिए अगर कंक्लूजन दिया हुआ हो ए इज ग्रेटर देन डी, ये कंक्लूजन है। इस सिंबल के हिसाब से ये आपका कंक्लूजन आ गया, ए इज ग्रेटर देन डी। तो यहां पे जो आपका देखा जा रहा है, देखिए अगर इसको डिटेल में किया जाएगा तो देखिए ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी और सी इक्वल्स टू डी। तो यहाँ पे सी इक्वल्स टू डी है जो कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी, बी इक्वल्स टू हम लोग डी लिख सकते हैं, और इजिली हम लोग देख सकते हैं कि बी जो है वो बड़ा है और ए क्या है, बड़ा है। मतलब डी से बी भी बड़ा है और ए भी बड़ा है, डी से बी भी बड़ा है और ए भी बड़ा है। तो हम लोग ये फाइनली कर सकते हैं कि ए बड़ा है हम लोग का डी से। तो ए बड़ा है हम लोगों का डी से। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जब तीनों साइन एक साथ यूज किए गए हैं और जब इसको डिटेली जब सॉल्व किया जा रहा है, तो डिटेली सॉल्व करने की वजह से हमारा
ग्रेटर देन जो सिंबल है वो ग्रेटर देन सिंबल ही आ रहा है, तो हम लोग इस कंक्लूजन पे आते हैं कि अगर किसी भी इक्वेशन में सेम साइड के तौर पे तीनों साइन दिया हो तो उस तीनों साइन में हम लोग ग्रेटर देन का ही यूज करेंगे अगर तीनों साइन दिया हुआ है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि दो साइन दिया हुआ है, अगर दो साइन दिया हुआ है जैसे ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू, तो दो साइन दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू, तो मान लीजिए आपका एग्जांपल हो जाएगा दूसरे साइन में a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b और b इज इक्वल्स टू c। तो इसको अगर हम लोग डिटेल में अगर सॉल्व कर रहे हैं तो डिटेल में सॉल्व करने के टाइम हम लोग का क्या होगा, मान लीजिए आपका इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ हम चेंज कर देते हैं a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू c। तो अगर ये कंक्लूजन दिया हुआ है a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू c, इसको डिटेल में करेंगे तो a इज ग्रेटर देन b, b इक्वल्स टू c, ठीक है। और यहाँ पे तो ये हमारा और निकल के आएगा a इज ग्रेटर देन b की जगह c लिख सकते हैं, a इज ग्रेटर देन c। ये हमारा एक पार्ट आ गया। सेकेंड पार्ट में देखेंगे तो a इज इक्वल्स टू b, b इज इक्वल्स टू c। तो जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b और a इज इक्वल्स टू b और b इक्वल्स टू c, दोनों हम लोग का क्या बोल रहे हैं कि फॉलो कर रहा है। तो इसको अगर हम लोग डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग का आएगा a इज इक्वल्स टू c। तो यहाँ पे कंक्लूजन में हमारा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, तो यहाँ पे हमारा जब हम लोग डिटेली इसको सॉल्व कर रहे हैं तो a इज ग्रेटर देन c और a इज इक्वल्स टू c। तो दोनों बातें आ रही हैं और यहाँ पे दोनों बातें दी गई हैं, इसीलिए हम लोग सेम साइन में अगर दो सिंबल दिए गए हैं ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू, तो हम लोग ऑलवेज चूज करेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब आ जाते हैं हम लोग इसी के लेस देन के केस में। लेस देन, अगर सेम साइन अगर लेस देन के हिसाब से दिया हो तो हम लोग सीधी सी सिंपल सी बात है, जैसा हम लोग बात किए थे कि उसमें भी हम लोग इसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार हम लोगों ने ग्रेटर देन सिंबल्स के तौर पे किया था। जैसे मान लीजिए a स्मॉलर देन b, b स्मॉलर देन इक्वल्स टू c और c इक्वल्स टू d। अगर यहाँ क्वेश्चन दे दिया a स्मॉलर देन d, तो इसको अगर हम लोग अभी डिटेली सॉल्व करते हैं तो a स्मॉलर देन b, एक केस बनेगा हमारा b स्मॉलर देन c, c इक्वल्स टू d। तो यहाँ पे a स्मॉलर देन b और स्मॉलर देन d, तो जब d हमारा स्मॉलर देन है b से, सॉरी d हमारा ग्रेटर देन है इससे a और b से, तो ऑटोमेटिकली हमारा a क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है d से, क्योंकि d बड़ा है a से और d बड़ा है b से। अब इसी केस में अगर हम लोग आएंगे इसका सेकंड वाला अगर हम लोग देखेंगे तो a स्मॉलर देन b, b इक्वल्स टू c और c इक्वल्स टू d, तो हम लोग ऑटोमेटिकली देख सकते हैं a ये इक्वल्स है a छोटा। तो सेम साइन में जब स्मॉलर देन का बात आता है तो हम लोग का ऑलवेज तीनों सिंबल्स अगर दिए रहेंगे तो हम लोग स्मॉलर देन का यूज करेंगे। और अगर दो सिंबल दिए हुए हैं तो दोनों सिंबल में से हम लोग इसी एक सिंबल को यूज करेंगे और एक सिंबल का इस्तेमाल कैसे करेंगे, जो सबसे बड़ा होगा। तो जैसे मान लीजिए a स्मॉलर देन इक्वल्स टू b और b इक्वल्स टू c, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको डिटेल में सॉल्व करते हैं तो a स्मॉलर देन b, b इक्वल्स टू c, तो इसको अगर और फॉरवर्ड सेट करेंगे तो a स्मॉलर देन b हो जाएगा, a इक्वल्स टू b, b इक्वल्स टू c, इसको करेंगे तो a इक्वल्स टू b हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग का a स्मॉलर देन इक्वल्स टू c कंक्लूजन में दिया हुआ है तो हम लोग का ये क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पे a स्मॉलर देन b है और a इक्वल्स टू b है, यहाँ दोनों पॉसिबिलिटीज आ रही है और दोनों पॉसिबिलिटीज के साथ a स्मॉलर देन b है। तो इक्वल्स टू में हम लोग ऑलवेज यूज करेंगे, जब दो सिंबल्स होंगे स्मॉलर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू में, तो हम लोग ऑलवेज स्मॉलर देन इक्वल्स टू को यूज करेंगे। जैसा मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार और रिवाइज कर देते हैं। तीन सिंबल दिया होगा, सेम साइड के तीन सिंबल्स अगर दिए रहते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू, तो हम लोग हमेशा ग्रेटर देन का यूज करेंगे। ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू में हम लोग हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू का यूज करेंगे। स्मॉलर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू में हमेशा स्मॉलर देन को यूज करेंगे और स्मॉलर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू में हम लोग स्मॉलर देन इक्वल्स टू का इस्तेमाल करेंगे। मतलब हम लोग प्रेफरेंस देंगे इन पर्टिकुलर कंपैरिजन के केसेस में। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो हम लोग ये पढ़ने वाला है कि जो इनइक्वालिटी में हमारा जो चूजिंग होता है, जैसे ऑप्शंस आते हैं हमारे,
तो ऑप्शंस किस प्रकार से आते हैं, जो स्टेटमेंट दिया होगा, कंक्लूजन दिया होगा, और ऑप्शंस किस प्रकार से आते हैं और ऑप्शंस को कैसे चूज किया जाता है। तो ऑप्शन चूज करने के पीछे जो बेसिक होता है वो चीज हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जब हम लोग ऑप्शंस को चूज करते हैं तो ऑप्शंस को चूज करते वक्त किस प्रकार की बातों को हम लोग को ध्यान में रखना है, और ऑप्शन जब हम लोग चूज करते हैं तो किस थ्योरी की बेसिस पे हम लोग ऑप्शन चूज करते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों ने इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस अगर सॉल्व किए होंगे तो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम आप लोग के ऑप्शंस आते हैं, जैसे ए होता है ओनली 1 फॉलोज, बी होता है ओनली 2 फॉलोज, सी होता है आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, और डी होता है नाइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, और एक एक्स्ट्रा ऑप्शन कभी कभार दे देता है नन ऑफ दिस या नन फॉलोज। ये आपके ऑप्शंस दिए होते हैं। तो ये ऑप्शंस चूज करने के लिए हम लोग का जो बेसिक तरीका होता है और किस प्रकार हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑप्शन हम लोग को चूज करना है। तो ऑप्शन चूज करने के लिए हम लोग को इतनी सारी बातों को ध्यान में रखना सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें एक होता है हम लोग का डेफिनेटली ट्रू, एक होता है डेफिनेटली फॉल्स, और एक होता है डाउटफुल। डेफिनेटली ट्रू का मतलब ये होता है कि जो स्टेटमेंट में बातें दी गई हैं अगर वो कंक्लूजन के साथ मैच कर जाती हैं तो अब हम लोग उसको डेफिनेटली ट्रू कहते हैं। और डेफिनेटली फॉल्स का मतलब ये होता है कि स्टेटमेंट में अगर कोई बात दी गई है और कंक्लूजन में बात कॉन्ट्राडिक्ट कर दे, अगर उससे मैच ना हो तो डेफिनेटली फॉल्स होता है। और डाउटफुल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले आते हैं हम डेफिनेटली ट्रू के ऊपर। तो जैसे कि मैंने अभी जस्ट पहले सेम साइड का क्वेश्चन करवाया था, जैसे a ग्रेटर देन b और b ग्रेटर देन इक्वल्स टू c और c इक्वल्स टू d, और यहाँ पे हम लोगों का स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये स्टेटमेंट है और ये आपका कंक्लूजन है। तो a ग्रेटर देन d तो सबको पता है, और जैसे कि हम लोगों ने अभी सॉल्व किया था कि a इस स्टेटमेंट के हिसाब से जो हम लोग का कंक्लूजन दिया हुआ है वो a ग्रेटर देन d है। लेकिन फिर भी अगर इसको सॉल्व करें तो अगर इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे तो a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c और c इक्वल्स टू हमारा d आ जाता है। तो उसके बाद तो ऑटोमेटिकली पता है हम लोग को a ग्रेटर देन d आएगा, जो कि मैंने डिटेल में सॉल्व किया हुआ। और दूसरी तरीके से अगर देखें तो a ग्रेटर देन b और b इक्वल्स टू c और c इक्वल्स टू d आ जाएगा। तो हम लोगों का यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे भी a ग्रेटर देन d आ रहा है। तो जो स्टेटमेंट में हमारी बात बोली गई है वही बात अगर हमारा एज इट इज कंक्लूजन में आ जाए तब हम लोग डेफिनेटली ट्रू को फॉलो करेंगे, और तब हम लोग जान पाएंगे कि हाँ डेफिनेटली ट्रू कब कहा जाता है और कैसे कहा जाता है। सब मिला जुला के बात यह है कि जो बात सच होगी उसको हम लोग डेफिनेटली ट्रू करेंगे। स्टेटमेंट्स में जो बात कही गई है वो बात अगर कंक्लूजन में भी आ जाए तो हम लोग उसको डेफिनेटली ट्रू करेंगे और उसको हमेशा सही टिक करेंगे। दूसरी बात आ जाती है हमारी डेफिनेटली फॉल्स। तो डेफिनेटली फॉल्स मान लीजिए यहाँ पे दिया गया a छोटा है d से। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ स्टेटमेंट में दिया गया है a बड़ा है b से, b बड़ा बराबर है c से और c बराबर है d से, और जब इसको डिटेल में सॉल्व किया जा रहा है तो हमारा निकल के आ रहा है a बड़ा है d से। तो जब हमारा डिटेल में सॉल्व करने के बाद जब a बड़ा है d से आ रहा है लेकिन हमारा कंक्लूजन दिया गया है a छोटा है d से, मतलब स्टेटमेंट में जो बात कही गई है वो कंक्लूजन में बात फॉलो नहीं हो रही है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, मैचअप नहीं हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं डेफिनेटली फॉल्स, मतलब ये बात पूरी तरीके से गलत है। ये तो बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा बात हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे में जो कि हमारा डाउटफुल है। तो डाउटफुल जो है, डाउटफुल हम लोग तब डिसाइड करते हैं जब हमारा बेसिकली अगर शॉर्टकट तरीके से बताया जाए कि जब हमारा ऑपोजिट सिंबल आ जाए। ऑपोजिट सिंबल जैसे ये सिंबल ऑपोजिट हो गया हमारा, ये सिंबल हमारा ऑपोजिट हो गया, ये सिंबल हमारा ऑपोजिट हो गया, ये सिंबल हमारा ऑपोजिट हो गया, नॉट इक्वल्स टू आ गया, ठीक है, या हमारा ये नॉट इक्वल्स टू आ गया या नॉट इक्वल्स टू ये आ गया। तो जिस प्रकार से अगर कहीं भी हमारा ऑपोजिट सिंबल आएगा तब हम लोग का डाउटफुल का कॉन्सेप्ट आता है। डाउटफुल का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि डाउटफुल के कॉन्सेप्ट से ही हम लोग आइदर और
मतलब आइदर और के जो ऑप्शंस होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं जिसका बेस निकल के आता है हमारे डाउटफुल से। अब जैसे मैक्सिमम जगह पढ़ाया जाता है कि जब ऑपोजिट सिंबल आएगा तो गलत कर दिया जाएगा, लेकिन गलत होता क्यों है, उसके पीछे होने का कारण क्या है। रीजनिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात होती है कि हर एक बात के पीछे, हर एक जो मैटर होता है उसके पीछे का रीजन हम लोग को पता होना चाहिए। इसी को हम लोग रीजनिंग कहते हैं, जो कि अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऑपोजिट सिंबल गलत होता है, लेकिन होता क्यों है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए A ग्रेटर देन B और B स्मॉलर देन C, तो यहां पे अगर पूछ दिया जाए A ग्रेटर देन C, तो देखिए हमारा जो रीजनिंग में है इनइक्वालिटी में, तो उसमें शुरुआत में मैंने आप लोग को बताया था कि कितने प्रकार के सिंबल होते हैं। एक ग्रेटर देन होता है, एक स्मॉलर देन होता है, एक इक्वल्स टू होता है, एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है, एक स्मॉलर देन इक्वल्स टू होता है और एक नॉट इक्वल्स टू होता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए डाउटफुल होने का रीजन क्या है, ऑपोजिट सिंबल में गलत होने का रीजन क्या होता है कि मान लीजिए ये बी है हमारा, तो बी हमारा छोटा है दोनों से, ए से भी और सी से, लेकिन ए और सी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बताया गया है। ए और सी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बताया गया है, तो हम लोग को पता ही नहीं है कि ए और सी में बड़ा कौन है, छोटा कौन है, बराबर है कि नहीं। तो जब पता ही नहीं है तो इनडायरेक्टली हमारे ये सारे जितने भी हैं वो पॉसिबिलिटीज बन जाती है, पॉसिबिलिटीज होने का संभावना हो जाती है। तो जब क्या बोलते हैं उसको, जब इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं तो हम लोग कैसे कंफर्म कर दें एक पर्टिकुलर ऑप्शन पे। जैसे मान लीजिए अगर मैं ए ग्रेटर देन सी हाँ कह दूं, सपोज अगर मैं हाँ कह दिया तो बाकी के भी तो चांसेस है, क्योंकि ए और सी के बीच में तो कोई रिलेशन नहीं है। ए बड़ा भी हो सकता है, ए छोटा, अगर मैंने ए बड़ा को सी तो ए छोटा भी हो सकता है, ए बराबर भी हो सकता है, ए नॉट इक्वल्स टू भी हो सकता है, मतलब बराबर छोटा और बड़ा भी हो सकता है, ए स्मॉलर देन इक्वल्स टू भी हो सकता है, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी हो सकता है। तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज होने के कारण हम कैसे कंफर्म कर दें कि ए बड़ा है सी से। ऑपोजिट सिंबल होता है तो हमारे इनइक्वालिटीज में जितने भी ऑप्शंस आते हैं उन सब का होने की संभावना बन जाती है, और जब सारे होने की संभावना होती है, चाहे ग्रेटर देन, चाहे स्मॉलर देन, चाहे इक्वल्स टू, चाहे ग्रेटर देन इक्वल्स टू, चाहे स्मॉलर देन इक्वल्स टू, चाहे नॉट इक्वल्स टू, तो सारे संभावना होने के कारण हम लोग किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शन को, पर्टिकुलर सिंबल को कंफर्म नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमारा डाउटफुल का केस आता है। और इसीलिए हम लोगों का जब ऑपोजिट सिंबल होता है तो वो हम लोग का गलत हो जाता है। अब चलते चलते एक और चीज आप लोग को बताना चाहूंगा कि एक चीज अगर आप लोगों ने ध्यान दी होगी तो ये चीज है कि डेफिनेटली फॉल्स में भी हम लोग गलत कर रहे हैं और डाउटफुल में भी गलत कर रहे हैं। तो डेफिनेटली फॉल्स में गलत करने का रीजन क्या है और डाउटफुल में गलत करने का रीजन क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले से बताया था कि ए ग्रेटर देन बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू डी, और यहां पे अगर पूछा जाए ए स्मॉलर है डी से, तो यहां स्टेटमेंट में बताया जा रहा है बड़ा और कंक्लूजन में बताया जा रहा है छोटा। तो स्टेटमेंट में तो बड़ा है लेकिन कंक्लूजन में छोटा है, तो हमको पता है कि कंक्लूजन गलत है। तो 100% मुझे श्योर है कि स्टेटमेंट में जो बात कही गई है वो कंक्लूजन में बात मैचअप नहीं कर रही है। तो जहां 100% श्योर होगा वो चीज हम लोग को डेफिनेटली फॉल्स में आएगा, मतलब हमको पता है कि गलत है, इसीलिए यहाँ पे इसको गलत किया जा रहा है। और डाउटफुल में क्या होता है, जैसे ए ग्रेटर देन बी, बी स्मॉलर देन सी, तो ए और सी का रिलेशन पता नहीं है, बाकी सब संभावनाएं हो जा रही है, सारे सिंबल्स हो रहे हैं, बाकी सब संभावना हो जा रही है। तो किसी एक सिंबल को कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो जब किसी एक सिंबल को कंफर्म इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बाकी के होने के चांसेस है, इसीलिए हम लोग डाउटफुल में रॉन्ग कर रहे हैं। ये होता है बेसिक फर्क। डेफिनेटली में 100% श्योर है फॉल्स में, डेफिनेटली फॉल्स में 100% श्योर है, इसीलिए गलत कर रहे हैं। और डाउटफुल में हम 100% श्योर ना होने के कारण हम लोग उसको गलत कर रहे हैं कि जो ऑप्शंस है उसको हम लोग क्लियरली हाँ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जो सिंबल्स है वो होने के चांसेस है, इसीलिए हम लोग डाउटफुल में भी गलत कर रहे हैं। अब आइदर और के केसेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को मेरी क्लासेस
मेरा समझाया हुआ बात समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग डिटेली पढ़ने वाले हैं, प्री से लेके मेंस तक का डिटेली हर एक चीज पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच।